दिल्ली एनसीआर और आसपास के इलाकों में शनिवार तड़के तेज हवाओं और गरज के साथ बारिश हुई, जिससे पिछले कई दिनों से तपती और उमस भरी गर्मी से लोगों को थोड़ी राहत मिली। दिल्ली में गुरुवार को तापमान 46 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला गया था और शुक्रवार को भी लोग भीषण गर्मी से परेशान थे। हालांकि मौसम विभाग ने पहले ही अनुमान जताया था कि दिल्ली एनसीआर और हरियाणा में बारिश की संभावना है और इस दौरान 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। बहरहाल भीषण गर्मी के बीच बारिश की बूंदों ने लोगों को राहत दिलाई है। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। लद्दाख में हमारे 20 जाबाज शहीद हुए, लेकिन जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था, उन्हें वो सबक सिखा कर गए। सीमा पर चीन के साथ झड़प और तनाव के बीच शुक्रवार को प्रधानमंत्री द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सरकार पर देश को अंधेरे में रखने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हम सरकार से साफ आश्वासन चाहते हैं कि चीन पहले की तरह वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पुरानी स्थिति में अपनी सेना की वापसी करेगा। सोनिया गांधी ने कहा कि 5 मई को घुसपैठ की पहली खबर मिलने के तुरंत बाद ही ये बैठक बुलाई जानी चाहिए थी। वहीं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि इस मुद्दे पर हम सरकार के साथ मजबूती से खड़े हैं और हम अपने जवानों के पीछे एकजुट हैं। तो एनसीपी नेता शरद पवार ने सैनिकों के पास हथियार थे या नहीं उस मुद्दे को उठाया और कहा कि ऐसे मुद्दे अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के आधार पर तय होते हैं और उनका सम्मान किया जाना चाहिए। तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव ने सरकार का जोरदार समर्थन किया और बोले कि कश्मीर पर प्रधानमंत्री की स्पष्टता से चीन खींच गया है। तो शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम सब सरकार और सैन्य बलों के साथ हैं। उन्होंने कहा कि भारत शांति चाहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कमजोर हैं। उद्धव बोले कि हमारी सरकार में क्षमता है कि आंखें निकाल कर हाथ में दे दे। लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों ने उस पुल को आखिरकार बना दिया जिसे रोकने की चीन भरसक कोशिश कर रहा था। 60 मीटर का यह पुल श्योक और गलवान नदियों के संगम से लगभग 4 किलोमीटर पूर्व में है और सकरे पहाड़ी क्षेत्र को श्योक दौलत बेग ओल्डी सड़क से जोड़ता है। इसके बन जाने से भारतीय सैनिक तेजी से आवाजाही कर सकेंगे। पहले यहाँ सकरा पुल था जिससे पैदल ही जाया जा सकता था। यह पुल रणनीतिक रूप से काफी अहम होगा क्योंकि अब सेना की गाड़ियां भी पुल के उस पार जा सकेंगी। अब सेना की गाड़ियां दौलत बेग ओल्डी में बनी भारत की आखिरी पोस्ट तक आसानी से पहुंच सकेंगी। इसके साथ ही डीबीओ रोड की सुरक्षा भी बढ़ाई जा सकेगी। बता दें कि 15 से 16 जून को चीन के साथ हुई हिंसक झड़प की एक वजह यह पुल भी है जिसे चीन रोकना चाहता था। दिल्ली में सरकार ने कोरोना मरीजों के होम क्वारंटीन के प्रोटोकॉल को बदल दिया है। नए आदेश के बाद अब दिल्ली में हर कोरोना मरीज को अनिवार्य रूप से 5 दिन क्वारंटीन सेंटर में रहना होगा। दिल्ली में अभी तक जो व्यवस्था थी उसके मुताबिक अगर कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति में हल्के लक्षण हैं या कम लक्षण हैं तो उसे होम आइसोलेशन में रहने की इजाजत मिलती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा और ऐसे व्यक्तियों को भी 5 दिन के लिए क्वारंटीन सेंटर में रहना होगा और उसके बाद उनके घर जाने पर फैसला लिया जाएगा। दिल्ली में ऐसे मरीजों की संख्या काफी ज्यादा है जिनमें कम या ना के बराबर कोरोना के लक्षण हैं। एक आंकड़े के मुताबिक दिल्ली में फिलहाल 8,480 से अधिक कोरोना के मरीज होम आइसोलेशन में हैं। दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच शुक्रवार को उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली सरकार के होम आइसोलेशन के फैसले को बदल दिया। उपराज्यपाल ने आदेश दिया कि राजधानी में कोरोना वायरस संक्रमित हर मरीज को क्वारंटीन सेंटर में ही रहना होगा। इसके बाद ही किसी व्यक्ति को होम आइसोलेशन में भेजा जाएगा, लेकिन अगर लक्षण हैं तो आगे उसी हिसाब से क्वारंटीन सेंटर या हॉस्पिटल में भेजा जाएगा। एलजी के फैसले का दिल्ली सरकार ने विरोध करते हुए उसे मनमाना करार दिया है। दिल्ली सरकार का कहना है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में दिल्ली सरकार का होम आइसोलेशन कार्यक्रम सबसे सफल कदमों में से एक रहा है। दिल्ली सरकार का कहना है कि कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज के लिए डॉक्टरों और नर्सों की भारी कमी है। संक्रमण के बिना लक्षण वाले हजारों लोगों को रखने के लिए बड़े स्तर पर आइसोलेशन केंद्र की जरूरत होगी।
देश के किसी भी हिस्से में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगता नजर नहीं आ रहा। शुक्रवार को महाराष्ट्र में कोरोना के रिकॉर्ड 3827 नए मामले सामने आए और 142 लोगों की मौत हो गई। ये एक दिन में सामने आई नए मरीजों की यहाँ सबसे बड़ी संख्या है। इस आंकड़े के बाद अब राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 1,24,000 के पार हो गई है। राजधानी मुंबई के भी हालात बदतर बने हुए हैं और शुक्रवार को यहाँ कोरोना के 1296 नए मामले सामने आए, जबकि 114 लोगों की मौत हुई। मुंबई महानगर में अब संक्रमितों की कुल संख्या 64,000 के पार हो गई है। तमिलनाडु की बात करें तो 19 जून को यहाँ 2,115 नए केस सामने आए और 41 लोगों की मौत हुई, जिसके बाद राज्य में अब कुल संक्रमितों की संख्या 54,500 के करीब हो गई है। बात गुजरात की करें तो यहाँ भी कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी हुई है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 540 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 27 लोगों की जान गई है। इसके बाद राज्य में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर अब 26,200 के करीब हो गई है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए हुए चुनाव का नतीजा घोषित कर दिया गया है। इन 3 सीटों में से 2 पर बीजेपी और 1 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। बीजेपी के दोनों उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुमेर सिंह सोलंकी विजय हुए हैं, जबकि कांग्रेस की तरफ से दिग्विजय सिंह अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सियासी गणित के चलते कांग्रेस के दूसरे उम्मीदवार फूल सिंह बरैया चुनाव हार गए। चुनाव आयोग के मुताबिक ज्योतिरादित्य सिंधिया को 56, दिग्विजय सिंह को 57, सुमेर सिंह को 55 और फूल सिंह बरैया को 36 वोट मिले, जबकि 2 वोट रद्द हो गए। रद्द हुए दोनों वोट बीजेपी के हैं, जिनमें से एक ने क्रॉस वोटिंग की। खाली हुई तीनों सीटों में से पहले भी 2 बीजेपी और 1 कांग्रेस के पास थी, लेकिन अगर सिंधिया और उनके समर्थक कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ते तो बीजेपी के लिए दोबारा 2 सीटें जीतना मुश्किल था। राजनीति में कुछ भी संभव है और ऐसा ही कुछ हुआ है मणिपुर में, जहां अल्पमत में आ चुकी बीजेपी गठबंधन की सरकार राज्यसभा सीट जीतने में कामयाब हो गई। भाजपा ने यहां की एक सीट पर लिसेम्बा सनाजाओबा को और कांग्रेस ने टी मंगी बाबू को उम्मीदवार बनाया था। चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार को 28 वोट मिले, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार को 24 वोट मिल पाए। वहीं आंध्र प्रदेश के राज्यसभा चुनाव में सत्ताधारी वाईएसआर कांग्रेस ने बाजी मारते हुए चारों राज्यसभा सीटों पर जीत दर्ज की है। जीते उम्मीदवारों में पी सुभाष चंद्र बोस, मोपी देवी वेंकटरमन्ना, अल्ला अयोध्या राम रेड्डी और परिमल नाथवानी शामिल हैं। झारखंड की बात करें तो यहां 2 सीटों के लिए हुए चुनाव में एक झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष शिबू सोरेन ने और दूसरी सीट बीजेपी के दीपक प्रकाश ने जीती है। गलवान वैली में चीन की ओर से भारतीय सैनिकों पर धोखे से किए गए हमले को लेकर बीसीसीआई बड़ा फैसला कर सकती है। दोनों देशों में तनाव के बीच भारतीय क्रिकेट बोर्ड अब चाइनीज मोबाइल कंपनी वीवो को आईपीएल के वर्तमान टाइटल स्पॉन्सर बनाए रखने के फैसले पर फिर से समीक्षा करेगी। इस बात की जानकारी आईपीएल के ट्विटर हैंडल पर दी गई है, जिसमें ये साफ तौर पर लिखा है कि बॉर्डर पर हुई झड़प से हमारे वीर जवानों की शहादत को ध्यान में रखते हुए आईपीएल काउंसिल अपने सभी स्पॉन्सरशिप डील की फिर से समीक्षा के लिए अगले हफ्ते बैठक करेगा। इससे पहले बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष ने कहा था कि आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सरशिप को खत्म करने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि इससे देश को फायदा हो रहा है। बता दें कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड को वीवो से सालाना 440 करोड़ रुपए मिलते हैं और दोनों के बीच 5 साल का ये करार 2022 में खत्म हो रहा है। लेकिन सीमा पर तनाव को देखते हुए बीसीसीआई अभी ही कोई बड़ा एक्शन ले सकती है। लॉकडाउन के बाद से ही नौकरी जाने की ही खबरें सुनने को मिली हैं, पर अब इससे जुड़ी एक अच्छी खबर आपको देते हैं। फ्लिपकार्ट की स्वामित्व वाली ऑनलाइन फैशन और लाइफस्टाइल स्टोर मिंत्रा ने अपनी सप्लाई चेन और कस्टमर केयर विभाग में करीब 5,000 लोगों को काम पर रखा है। दरअसल ये अस्थायी बहालियां हुई हैं मिंत्रा की सेल की वजह से। 19 जून तक मिंत्रा के एंड ऑफ रीजन सेल का 12वां सीजन है। कोरोना ने हमारी जिंदगी में कई बदलाव किए हैं। महामारी में लोग बाहर निकलने से बच रहे हैं और ऑनलाइन शॉपिंग पर जोर दे रहे हैं। लिहाजा मिंत्रा को उम्मीद है कि इस महासेल के दौरान लगभग 30 लाख लोग उससे खरीदारी करेंगे। क्या आप एक अंडे के ऊपर दूसरा अंडा रख सकते हैं? आप भी जरूर अचरज में पड़ गए होंगे कि भला अंडे के ऊपर दूसरा अंडा कैसे खड़ा होगा। पर जनाब, यमन के 20 साल के मोहम्मद मुकबिल ने तो एक के ऊपर एक 3 अंडे खड़े कर दिए और बना लिया रिकॉर्ड।
कमाल तो ये है कि एक के ऊपर एक 3 अंडों का ये टावर 5 सेकंड तक खड़ा भी रहा बिना गिरे। अब गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने इस कमाल को मान्यता दी है। रिकॉर्ड को नाम दिया है अंडों के सबसे बड़े ढेर का। ये काम सुनने में अजीब भले लगे पर है बेहद ही मुश्किल। मुकबिल ने बताया कि उसने रिकॉर्ड के लिए मुर्गी के ताज़ा अंडों का इस्तेमाल किया। यूं तो मुकबिल ने अंडों का ये टावर कुआलालंपुर में अप्रैल में बनाया था, पर गिनीज ने इसे अब अपने रिकॉर्ड्स में शामिल किया है। क्या आपको बनाना है अंडों का टावर? अरे जनाब, कोशिश तो कीजिए।